जय हिंद मेरे सैनियों और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो पिछले 2 दिन से क्लास नहीं आ रही थी। कारण क्या था कि थोड़ी बरसात हो रही है हमारे क्षेत्र में, तो लाइट की थोड़ी असुविधा था। करूंगा कि ऐसी कोई स्थिति फिर से ना आए। बाकी प्रकृति की मर्जी है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अगला जो क्लासेस था हम लोग बात कर रहे थे हिस्ट्री पे, और वो चैप्टर क्या था, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। और उसमें हम लोग एक टॉपिक ले रहे थे। वो टॉपिक क्या था, विजय, बीमारी और व्यापार। इस पे हम लोग बात कर रहे थे। तो हम लोगों ने देखा था कि जब अमेरिका का खोज नहीं किया गया तो पूरा जो यूरोप है वो एशिया के साथ व्यापार करता था। यानी कि जब अमेरिका का खोज नहीं किया गया था तो पूरा यूरोप जो है किसके साथ, एशिया के साथ व्यापार करता था। और जब अमेरिका का खोज हुआ तो उसके बाद जिस तरह की अमेरिका का भूभाग पाया गया, जिस तरह से अमेरिका में फसलों का उत्पादन होता था, और बाद में जाके जब अमेरिका में किसका एक खान पाया गया, चांदी का खान पाया गया, तो जो भी व्यापार है वो अमेरिका के साथ बढ़ने लगा। और यहां तक एशिया के भी जितने भी लोग हैं उनका जो पूरा जो व्यापार करने का जो मन है, या मैं बोल सकता हूं कि व्यापार करने का जो तरीका था वो किधर शिफ्ट हो गया, वो अमेरिका की ओर जाके क्या होती है, शिफ्ट हो जाती है। कारण क्या था कि वहां पे जिस तरह की चीजें मिली। तो अब यहां पे बात था कि जब लोग अमेरिका के विशाल भूमि को देखकर और अमेरिका में उत्पादित फसलों को देखकर और वहां के खाद्यान्न में बेशकीमती पाए जाने वाले चांदी को देखकर लोगों की पूरी व्यापार की प्रवृत्ति अमेरिका की ओर बढ़ गई। साथ साथ में जब अमेरिका में इस तरह की संपदाएं पाई जाने लगी तो कुछ ऐसे देश हैं जिनका मनोकामना हुआ कि अमेरिका की जितने भी सारी संपदाएं हैं वो हमारी होनी चाहिए। तो हम लोगों ने पिछला जो टॉपिक था उसमें देखा था कि स्पेन क्या करता है कि अमेरिका पे आक्रमण करता है और वो अमेरिका को क्या करता है, उपनिवेश बना लेता है, यानी कि अमेरिका को गुलाम बना लेता है। हम लोगों ने इसके बारे में देखा था। तो मैंने उसमें साथ में आपको यह भी बताया था कि अमेरिका और स्पेन के बीच में लड़ाई हुआ, तो उस लड़ाई में जिस तरह का बंदूक स्पेन वाले यूज करते थे या जिस तरह के बंदूक अमेरिका वाला यूज करते थे, जिस तरह का मैं बोल सकता हूं कि गोला बारूद या जिस तरह के अस्त्र शस्त्र का मैं बात करूं, तो दोनों आदमी का सेम था। और चूंकि स्पेन से अमेरिका संसाधन में ज्यादा पावरफुल था, पैसा ज्यादा था, लेकिन फिर भी स्पेन के जो लोग होते हैं या स्पेन के शासक जो होते हैं वो अमेरिका पे विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो क्या कारण था कि स्पेन क्या होता है, अमेरिका पे विजय प्राप्त करता है, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। तो हम लोगों ने चेचक नाम के बीमारी के बारे में सुना था, जो स्पेन लोगों के साथ स्पेन के जो अफसर थे और स्पेन के जो सैनिक थे उनके द्वारा क्या हुआ कि अमेरिका में चेचक नाम का बीमारी आया। तो चूंकि अमेरिका के लोगों को आज तक कभी चेचक के बारे में पता नहीं था, लेकिन स्पेन के लोगों को पहले से चेचक बीमारी हुआ था। तो साइंस बोलता है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाता है या चेचक का बीमारी हो रहा है तो उसके शरीर में ऑटोमेटिकली ऐसा प्रतिरक्षक तंत्र का मैं बात करूं जो बनना शुरू हो जाता है। लेकिन अमेरिका के लोगों के पास नहीं था। तो जब अमेरिकी लोगों के पास उस तरह का कोई इलाज नहीं था शरीर में, तो लोग क्या हो गए, मरने लगे। उनकी सुरक्षा तंत्र काम नहीं की और लोग जो है मरने लगे। लेकिन स्पेन में पहले आ चुका था तो उनको बचाव का तरीका भी पता था, साथ में उनका जो बॉडी है वो एक्सेप्ट कर रही थी कि ऐसा बीमारी होता है और मैं लड़ सकता हूं। यानी कि उनकी जो रक्षित तंत्र है, प्रतिरक्षा जो तंत्र है वो क्या हो चुका था, मजबूत हो चुका था। तो जब पूरा बीमारी अमेरिकी क्षेत्र में फैला तो फैलने से सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था मेरे रसगुल्लो, कि लाखों लोग क्या हो गए, इस बीमारी से मारे गए, जिसके कारण स्पेन के लोगों को आसानी हो गया कि वो क्या किए, अमेरिका के साथ लड़ाई लड़ लिए। तो इसके बाद क्या हुआ, अमेरिका में स्पेन की जो है वो पतंगा में बोल सकता हूं, या स्पेन की क्या हो गई, वहां पे झंडा फहराया गया। कहां पे, अमेरिका में। लेकिन आज जो हम लोग बात करेंगे उसी टॉपिक पे हम लोग आगे बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग इस पे बात करेंगे कि 19वीं शताब्दी में ऐसी क्या घटना घटी। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा मेरे रसगुल्लो, कि 19वीं सदी में ऐसा क्या घटना घटी कि यूरोप के बाकी जो देशों के लोग हैं वो लोग पूरा का पूरा किधर, अमेरिका में शिफ्ट होने लगे।
और या क्या कारण है कि अमेरिका में 19वीं सदी के दौरान उनकी जनसंख्या जो है बढ़ी। ये दो क्वेश्चन जो है आपको नंबरिकल पूछा है। पहला क्वेश्चन कि 19वीं सदी में क्या ऐसा घटना घटा जिसके कारण यूरोप के आधा से ज्यादा जनसंख्या अमेरिका की ओर पलायन कर चुके थे। तो इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो समझिएगा कि अगर मैं बात करूं 19वीं सदी तक यूरोप जो था वो बहुत ज्यादा गरीबी और भूखमरी का साम्राज्य था। अगर मैं बात करूं यूरोप का तो 19वीं सदी में ये बहुत ज्यादा गरीब और मैं बोल सकता हूं कि भूख का साम्राज्य था। यहां पे उस तरह का खाने का या काम करने का या आर्थिक स्थिति को स्टेबलाइज करने के लिए कोई अच्छा साधन नहीं था। तो अगर मैं बात करूं कारण का कि क्या कारण था ऐसा, क्या मेन कारण था ऐसा कि 19वीं सदी में जो यूरोप है वो गरीब हुआ और साथ साथ में यहाँ पे भूखमरी जो है वो ज्यादा मात्रा में होने लगा। ऐसा क्या कारण था? तो पहला कारण बात करेंगे तो यूरोप में जिस तरह का बेहिसाब में बात कर सकता हूं कि जिस तरह के बेहिसाब शहर के लोगों का भीड़ था, पहला कारण। दूसरा क्या था कि जिस तरह से चेचक जो है वो यूरोप देश के साथ या स्पेन, यूरोप और स्पेन तो यूरोप में ही स्पेन वगैरह सारे देश है, तो बीमारी जो था वहां पे बोलबाला था। तो भीड़ के साथ क्या था? बीमारी था। और साथ साथ में धार्मिक टकराव जो था वो यूरोप के बाकी देशों में ज्यादा था। तो इस धार्मिक टकराव के कारण क्या होता था कि जो भी धार्मिक असंतुष्ट लोग होते थे उनको कड़ा दंड दिया जाता था। तो इन सभी कारणों के कारण कि यूरोप के शहरों में भीड़ हो गया, तो बहुत से लोग उस भीड़ से बचने के लिए अमेरिका पलायन कर गए। बहुत से लोग क्या थे? बीमारी के कारण, बीमारी के डर से एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर गए। अभी देखिए कोरोना काल में हमारे जितने भी भाई थे जो बाहर में काम करते थे वो दौड़ के गांव आ गए। तो कारण क्या था? बीमारी था। तो जब वहां पे बीमारी फैला, चेचक जैसा बीमारी फैला यूरोप में, तो बहुत सारे लोग क्या हो गए? अमेरिका की ओर पलायन कर गए। बहुत से ऐसे भी लोग थे कि वो धार्मिक टकराव के कारण, धार्मिक असंतुष्टों में आ जाने के कारण उनको जब कड़ा से दंड दिया गया तो उस दंड के भी डर में बहुत से लोग क्या गए? अमेरिका पलायन कर गए। और कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको अफ्रीका से पकड़कर लाया गया था, कहां पे? अमेरिका काम करने के लिए। और उनके कारण भी क्या हुआ? अमेरिका की जो जनसंख्या है वो इंक्रीजमेंट हुई। तो अगर कभी क्वेश्चन आएगा मेरे रसगुल्लो कि अमेरिका में जनसंख्या बढ़ने के क्या कारण थे, तो पहले क्या बोलोगे कि यूरोप के शहरों में जो बेहिसाब भीड़ था और यूरोप के उस बेहिसाब भीड़ में जिस तरह की बीमारी का बोलबाला था और जो भी धार्मिक टकराव थे और धार्मिक टकरावों के कारण जो धार्मिक असंतुष्ट हैं उनको जिस तरह का कड़ाई का दंड दिया जाता था, तो इन सभी को देखते हुए सारे लोग अमेरिका की ओर पलायन हो गए, क्योंकि अमेरिका में उस समय ना ही जनसंख्या था और उसका जो पूरा जो विशाल जो भूभाग था वो क्या था? ऐसा ही पड़ा हुआ था। और वहां पे गरीबी के लिए मैं तो बोल सकता हूं कोई अच्छा साधन था, क्योंकि वहां पे लोग क्या कर सकते थे? फसल उत्पादन कर सकते थे। बात क्लियर है? और दूसरा क्या देखे? अफ्रीका से पकड़े गए गुलाम जो अमेरिका लेके गए थे। तो यहां पे क्वेश्चन आता है मेरे रसगुल्लो कि ये जो अफ्रीका से जो गुलाम लाया गया था इनको अमेरिका क्यों लाया गया था? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि क्वेश्चन कभी आएगा कि अफ्रीका से पकड़कर जिन गुलामों को अमेरिका लाया गया था तो क्या कारण था? मैंने क्या बोला कि क्या कारण था कि अफ्रीकी लोगों को अमेरिका लाया गया था? इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो रसगुल्लो ध्यान से सुनना कि जब पूरे देश का, जब बाकी पूरे देशों का, यूरोप का मैं बात करूं या एशिया का मैं बात करूं, तो खास करके यूरोप का, तो जिस तरह से यूरोप के लोग जो होते हैं वो अमेरिका की ओर देखने लगे कि अमेरिका में जिस तरह का धन संपदा पाया गया, जिस तरह से विशाल भूमि पाया गया और जिस तरह से वहां की फसलें पाई गई, तो पूरा जो यूरोप है वो पूरा किधर ट्रांसफर हो गया व्यापार करने के लिए? वो किधर ट्रांसफर हो गया? अमेरिका की ओर ट्रांसफर हो गया। तो जिस तरह की मांगे थी यूरोप के बाजार में अमेरिकी वस्तु का, तो उसका केवल अमेरिका के लोग पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो इसके लिए क्या किया गया कि यूरोप के बाजारों के लिए जो कपास और जो चीनी का उत्पादन होता था या जिस तरह का कपास और चीनी का मांग था, अमेरिकी जमीन से उत्पादित चीनी का और अमेरिकी जमीन से उत्पादित कपास का जिस तरह का मांग था, तो उसको ऐसे अमेरिकी लोग पूरा नहीं कर पाते थे। तो वो कैसे पूरा हो, इसके लिए क्या किया गया कि अफ्रीका से पकड़कर गुलामों को लाया गया जो क्या करते थे कि यूरोप बाजार के लिए कपास और चीनी का उत्पादन किया करते थे। क्या किया करते थे? कपास और चीनी का उत्पादन किया करते थे। तो कभी अगर क्वेश्चन आएगा मेरे रसगुल्लो कि बताएं अफ्रीका से पकड़े गए गुलामों का क्या काम था,
तो आप क्या बोलोगे कि यूरोपीय बाजारों के लिए कपास और चीनी, क्या कपास और चीनी का उत्पादन करना इन अफ्रीका से पकड़े गए मजदूरों का काम था। तो यहां से यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं, जब अमेरिका का खोज नहीं किया गया था, या अमेरिका में जब उस सारे चीजों का नहीं पता था कि अमेरिका भी कोई देश है जहां पे विशाल भूमि है या जहां पे कुछ और भी सारी चीजें हैं, लेकिन तब कुछ कोई ना कोई तो मुख्य व्यापारिक केंद्र रहा होगा। जैसे आज व्यापारिक मुख्य केंद्र क्या है, अमेरिका है। तो जब अमेरिका का खोज नहीं किया गया था तो बाकी यूरोप के जो देश है वो कहीं ना कहीं से तो व्यापार कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं से तो व्यापार कर रहे होंगे। आप बोलोगे हाँ गुरुजी व्यापार तो कर रहे होंगे। तो अगर मैं बात करूं जब अमेरिका का खोज नहीं किया गया था तो उस समय का जो मुख्य व्यापारिक केंद्र था, रसगुल्लो ध्यान से सुनना, वो चीन था और साथ में क्या था, भारत। यानी कि मैं बात करूं खास करके एशिया का, क्या एशिया का। तो जब अमेरिका का खोज नहीं किया गया था तो पूरे यूरोप का जो व्यापार था, वो जो पूरे यूरोप का जो बाजार था या पूरे यूरोप की जो अर्थव्यवस्था थी, वो पूरे के पूरे भारत और चीन के साथ क्या करते थे, व्यापार करते थे। किसके साथ, भारत और चीन के साथ क्या करते थे, व्यापार करते थे। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं कि 18वीं शताब्दी में जब बहुत ज्यादा समय बीत गया तो अब बीतने के बाद ये जो चीन है, यानी कि ये चिंग चांग चुंग जो एरिया है, चीन या चाइनीज जो लोग होते हैं, जो चीन वाले एरिया है, और हमारा जो अपना हमारा भारत देश है, ये धनी देशों में से गिना जाने लगा। कारण क्या था, क्योंकि इसका बस एक ही कारण था कि ये एशियाई व्यापार का, मैं बोल सकता हूं कि ये जो भारत और चीन है ये सबसे धनी देशों में से एक गिना जाने लगा। कब, 18वीं शताब्दी में कुछ समय बीतने के बाद। तो उसका कारण क्या था कि एशियाई व्यापार में इनका दबदबा था, और दबदबा होने का कारण क्या था, क्षेत्र में कपास का अच्छा सा उत्पादन हो जाता था, हमारे क्षेत्र में चीनी का अच्छा सा उत्पादन हो जाता था, हमारे पास अनेक तरह की मसालाएं जो होती हैं, जो हम लोग बोलते हैं, जैसे कि चिकन बनाए तो मसाला डालते हैं, जो भी कुछ हो, जो भी मसाले होते हैं हमारे क्षेत्र में बहुत तरह के पाए जाते हैं। और आज भी हमारा भारत जो होता है, अकेले पूरे विश्व का 70% जो मसाला होता है वो खुद भारत देता है। तो सोच दो, तब भी जो दबदबा था आज भी वो दबदबा है। तो जिस तरह का एशियाई व्यापार में भारत और चीन का दबदबा था, तो ये एशियाई क्षेत्र में मैं बात करूं या पूरे विश्व का यूरोप देशों के साथ व्यापार का मैं बात करूं, तो इसका प्रमुख व्यापारिक केंद्र जो था वो क्या था, चीन तथा भारत था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये जो अमेरिका है वो मुख्य व्यापारिक केंद्र में आ गया। मैंने पहले ही बोला। तो क्या कारण था कि मुख्य व्यापारिक केंद्र में अब क्या हुआ कि यूरोप में जो अमेरिका है, ऐसा तो एशिया में भारत और चीन, और यूरोप में कौन, अमेरिका। तो अमेरिका का दबदबा बढ़ा, ऐसा क्या कारण था। तो रसगुल्ले एक बात बताओ, आपके गांव में कोई एक बहुत पुराना दुकानदार है जो आज से 10 साल 12 साल पहले दुकान खुला है, तो आज भी देखोगे कि वो दुकानदार उससे कहीं और ज्यादा चलता है, क्योंकि वो पुराना दुकानदार है, उसके पास कस्टमर ज्यादा होते हैं। तो मेरे को एक चीज बताओ, हम लोग जब 18वीं सदी का बात करते हैं तो 18वीं सदी के कुछ समय बीतने के बाद ये जो भारत और जो चीन था वो धनी देशों में आ गया, और उस समय जो व्यापारिक केंद्र था चीन और भारत था। तो बाद में ये लोग पुराना मुख्य व्यापारिक केंद्र था और यहाँ पे ऐसे सारे चीजों का उत्पादन होता है जो अमेरिका में होता है। तो क्या कारण था कि ये जो पूरा जो क्षेत्र है वो अमेरिका की ओर बढ़ गया। ये लोग तो पुराने लोग थे, लेकिन फिर भी अमेरिका आज मुख्य व्यापारिक केंद्र में आ गया। क्या कारण था, इसके बारे में बात करते हैं। तो समझिएगा, अगर हम लोग बात करेंगे 15वीं शताब्दी से ही ये जो चीन है ना, ये दूसरे देशों से संबंध रखना छोड़ दिया कि भाई मेरे को अकेले रहना है, मेरे को किसी के साथ नहीं रहना है, मैं किसी के साथ या किसी के साथ संबंध बना के मैं क्या कर सकता हूं, काम नहीं कर सकता हूं। ऐसा चीन का मानना था, और आज भी देखो ये ऐसा ही करता है पगला। तो क्या था कि 15वीं सदी से चीन का, मैं बोल सकता हूं, दूसरे देशों के साथ जो संबंध था, ये लोग क्या कर लिए कि धीरे धीरे बाकी देशों से खुद को अलग करना शुरू कर दिए। कब से, 15वीं सदी से। तो जब ये दुनिया से क्या हो गया, अलग थलग हो गए, तो कहीं ना कहीं आप सोच के देख लो, पूरे एशिया का मुख्य व्यापारिक केंद्र था उस समय यूरोप के बाजारों का, और उसमें से जो एशिया के जो जितने भी देश हैं उसमें से सबसे ज्यादा धनी देश चीन और कौन था, भारत था। कारण क्या था कि ये लोग बाकी यूरोप के देशों को क्या करते थे, जरूरत की चीजों के, आवश्यक चीजों का सप्लाई करते थे। लेकिन जब चाइना क्या किया कि अपने आप को बाकी देशों से अलग कर दिया कि आप किसी तरह के मेरे से आवश्यकताओं का डिमांड नहीं कर सकते, मैं पूरा नहीं करूंगा, मैं आपको नहीं दूंगा।
तो कहीं ना कहीं लोगों की आवश्यकता होगी। आप नहीं दोगे तो कोई और आता है। अगर आपके घर में दुकान है और मैं 2 किलो आलू लेने के लिए जाऊं और आप मेरे को नहीं दोगे तो मैं आपका वेट तो नहीं करूंगा। बगल का कोई दुकान है, अगर मैं आज यूट्यूब में क्लास ना लूं तो आप तो मेरा वेट नहीं करोगे, कोई दूसरा मास्टर सही। तो उसी तरह से जब चीन मना कर दिया 15वीं शताब्दी से कि मैं किसी से बांधा नहीं रहूंगा, मैं अलग हो जाऊंगा, तो इससे वो दुनिया से अलग अलग हो गया। और अमेरिका की जो बढ़ती महत्वाकांक्षा था, जिस तरह से वो लोगों की आवश्यकता को पूरा कर रहा था, जिस तरह से यूरोप के लोगों के जरूरतों को अमेरिका पूरा कर रहा था, तो कहीं ना कहीं यूरोप के लोगों की जो महत्वाकांक्षा था वो कौन पूरा कर रहा था? अमेरिका पूरा कर रहा था। जिसके कारण मैं बोल सकता हूं कि कब का मैं बात कर सकता हूं कि 19वीं सदी जाते जाते पूरा जो यूरोप का जो व्यापार है वो पूरा नियंत्रण कौन करने लगा? अमेरिका करने लगा। और चूंकि 18वीं सदी के समय चीन और भारत जो था वो पूरा व्यापारिक केंद्र संभाल के रखा था यूरोप का, अब केवल अमेरिका जो हो, चीन क्या किया कि अपने क्षेत्र का, अपने अगल बगल के क्षेत्र का क्या किया, वो पूरा का पूरा व्यापार संभाल के रख लिया। तो अगर कभी क्वेश्चन आएगा मेरे रसगुल्लो कि क्या कारण है कि 19वीं शताब्दी में जो मुख्य यूरोप का जो मुख्य व्यापारिक केंद्र था वो एशिया था, बाद में अमेरिका हो गया, ऐसा क्या कारण था? तो क्या बोलोगे कि चीन का क्या हो जाना, कि दुनिया से अलग थलग हो जाना, इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया किसने? अमेरिकी लोगों ने। और उन्होंने क्या किया कि बाकी यूरोप के देशों को अपना सप्लाई जो है, अपना जो माल का जो सप्लाई है, वस्तुओं का जो सप्लाई है वो ज्यादा कर दिया, जिसके कारण बाकी यूरोप के जो देश है वो किधर झुक गए? अमेरिका की ओर झुक गए। तो यहां से यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन आता है, आपका बोर्ड आपको क्वेश्चन देता है कि जैविक युद्ध पर टिप्पणी करें। क्वेश्चन क्या आता है मेरे रसगुल्लो, ध्यान से सुनना, कि जैविक युद्ध पर टिप्पणी करें। तो एक्चुअली जैविक युद्ध जो था ये एक लेख था, जैसे राइटर लोग जो होते हैं किताब लिखते हैं, पाठ लिखते हैं, तो उसी तरह जैविक युद्ध जो है एक तरह से लिखा हुआ कुछ सेंटेंस था, या मैं बोल सकता हूं लिखा हुआ एक किताब था, जिसको न्यू इंग्लैंड स्थित एक जगह है और उस जगह के गवर्नर है, वो जगह क्या है? मैसाचुसेट्स वे कॉलोनी के जो पहले गवर्नर थे, और इनका नाम क्या था? आप देख सकते हो मैंने यहां पर लिखा है जॉन विंथर्प। क्या नाम है? जॉन विंथर्प, जिन्होंने जैविक युद्ध के बारे में कितना में मई 1663 में लिखा था। तो क्वेश्चन यहां से आता है कि जैविक युद्ध के बारे में किसने लिखा था? तो आप क्या बोलोगे? जॉन विंथर्प ने लिखा था। कितना में? तो 1634 में लिखा था। तो इन्होंने जो जैविक युद्ध के बारे में 1634 में लिखा, जॉन विंथर्प ने, इन्होंने कहा कि जो छोटी चेचक है वो उपनिवेशकारों के लिए क्या है? ईश्वर का वरदान है। यानी कि अमेरिका में जब स्पेनिशों का क्या हुआ, अब मैं बोल सकता हूं कि जब उपनिवेशों ने अमेरिका को गुलाम बनाया, तो जॉन ने लिखा कि छोटी चेचक उपनिवेशों के लिए, यानी कि जो क्या करते हैं, दूसरे देश को गुलाम बनाते हैं, उन उपनिवेशकारों के लिए एक ईश्वर का वरदान है। कारण क्या है कि इससे देसी जनता जो है वो छोटी चेचक के कारण पूरी तरह से खत्म हो जाती है, और इससे कहीं ना कहीं परमेश्वर चाहता है, यानी कि भगवान चाहता है कि जो हमारी जो मालिकियत है क्या हो, हमें मालिकाना दे देता है। तो किनका मानना था? जॉन विंथर्प का मानना था। उन्होंने 1934 में लिखा कि जो छोटी चेचक है एक तरह से हमारे लिए, उपनिवेशकारों के लिए क्या है? ईश्वर का वरदान है। कारण क्या है कि इन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में ये चेचक नाम का बीमारी फैल जाता है, उस क्षेत्र की जो देसी जनता है इसके कारण पूरी लगभग खत्म हो जाती है। तो ये जो पूरी जनता खत्म हो गई, कहीं ना कहीं उनका सैनिक पावर घट गया, तो ये हमारे लिए क्या है? एक तरह का परमेश्वर का, मैं बोल सकता हूं कि एक दिया हुआ गिफ्ट है, जिसमें जो मलिकियत होता है, यानी कि जहां का हम लोग मालिक बन सकते हैं, जिस क्षेत्र का हम लोग मालिक हो सकते हैं, उसकी जो मालिकाना होता है वो मालिकाना हमको बना देता है। अब हम लोग बात करते हैं एक नए टॉपिक पे, और वो टॉपिक क्या है मेरे दोस्तों? ध्यान से देखिएगा कि 19वीं शताब्दी, और आपके टॉपिक पे बस लिखा हुआ है 19वीं शताब्दी, और उसमें बस एक चीज का सेंशन किया गया है, इस डेट का सेंशन किया गया है।
यानी कि इस 19वीं शताब्दी का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम लोग 1800-1500 लेकर 1914 तक के पूरे काल का बात करेंगे। यानी कि ये जो टॉपिक है 19वीं शताब्दी, इसमें जो डेट रहेगा वो 1815 से लेके 1914 के बीच में, इस पूरे समय में, इस पूरे साल में 1500 से 1914 के बीच में जो पूरा जो क्या क्या घटनाएं घटा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अब अगले वाले टॉपिक पे। तो यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब हम लोग बात करते हैं इस टॉपिक पे, तो ध्यान से सुनिएगा। इस 19वीं शताब्दी में जहां से एक चीज आपको देखने को मिला है कि यहां से आधुनिक काल का, मैं किसका बात कर रहा हूं मेरे रसगुल्लो, यहां से आधुनिक काल का जन्म होता है। और यहीं से जितना भी आप डेवलप देखते हो, जितना भी तकनीकी ज्ञान के बारे में देखते हो, इन सभी का उदय में बोलो इसी 19वीं शताब्दी से ही शुरू हुआ है। तो अगर मैं बात करूं 19वीं शताब्दी का, तो 1800-1500 से लेके 1914 के समय में या 19वीं शताब्दी के समय में ये जो दुनिया है ना, ये बहुत तेजी से बदलने लगी थी। क्या मैंने बोला कि 19वीं शताब्दी में, यानी कि 1800-1500 से लेके 1914 का जो ये पूरा समय है, इस समय में जो पूरी दुनिया है मेरे रसगुल्लो बहुत तेजी से बदलने लगी थी। तो मेरे बहुत से रसगुल्ले पूछेंगे सर बदलाव क्या था। मैंने बोला कि इस समय दुनिया जो है बहुत तेजी से बदल रही थी, तो मेरे रसगुल्ले पूछेंगे सर बदलाव क्या था। तो अगर मैं बदलाव का बात करूं तो पहला था आर्थिक स्थिति में बदलाव। पहला क्या था? आर्थिक स्थिति में बदलाव। दूसरा क्या था? तो राजनीतिक स्थिति में बदलाव। तीसरा क्या था? सामाजिक स्थिति में बदलाव। और चौथा क्या था? सांस्कृतिक स्थिति में बदलाव। और पांचवा क्या था मेरे रसगुल्लो? तकनीकी स्थिति में बदलाव। तो कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 19वीं शताब्दी में या 19वीं सदी में 1800-1500 से लेके 1914 के काल में दुनिया में तेजी से बदलाव हुआ, तो उस बदलाव के दौरान क्या क्या चीजें हैं जो बदली, क्या क्या चीजें हैं जो बदली। तो मेरे रसगुल्लो अब क्या बताओगे? आर्थिक स्थिति में बदलाव, राजनीतिक स्थिति में बदलाव, सामाजिक स्थिति में बदलाव, सांस्कृतिक स्थिति में बदलाव, और लास्ट क्या बोलोगे? तकनीकी स्थिति में बदलाव। यहां तक बात क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं ये जो बदलाव हुआ, चाहे आर्थिक स्थिति में बदलाव का बात कर ले, चाहे राजनीतिक स्थिति में बदलाव का बात कर ले, सामाजिक स्थिति में बात कर ले, सांस्कृतिक स्थिति में बात कर ले, या तकनीकी स्थिति में बदलाव का बात कर ले, इन सभी बदलावों का क्या कारण था? मेरे रसगुल्लो मैंने क्या बोला कि ये जो बदलाव हुए, इन बदलावों का क्या कारण था। तो अगर मैं बात करूं तो जब इस पूरे बदलाव में इन सभी का बदलाव हुआ, तो उससे पूरे समाज का काया पलट हो गया। और जब यह पूरा काया पलट हो गया, तो उससे सबसे ज्यादा जो प्रभाव देखने को मिला वो क्या हुआ? विदेशों के साथ जो संबंध है वो क्या हो गया मेरे रसगुल्लो? अच्छा होने लगा। क्या होने लगा? अच्छा होने लगा। तो कभी अगर क्वेश्चन आएगा कि बताइए कि इन बदलावों के कारण क्या फायदा हुआ, तो अब क्या बोलोगे? पहला तो पूरे विश्व का या पूरे समाज का काया पलट हो गया, और दूसरा क्या बताओगे कि विदेशों के साथ जो संबंध है वो धीरे 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 अच्छा हो गया। अब कभी पूछेगा कि इन बदलावों का कारण क्या था, तो अब क्या बोलोगे? वैश्वीकरण प्रभाव। क्या बोलोगे? वैश्वीकरण प्रभाव को बोलोगे कि जिसके कारण ये सारे जो प्रभाव का बदलाव देखने को मिला। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय गति है, कि हम लोगों ने देखा कि ये सारा बदलाव हुआ, ये सारा बदलाव के कारण विदेशों के साथ संबंध जो है हमारा ठीक हो गया। तो जब विदेशों के साथ संबंध ठीक हो गया मेरे रसगुल्लो, तो कहीं ना कहीं उससे अंतरराष्ट्रीय जो विनिमय है, अंतरराष्ट्रीय जो विनिमय है उसकी गति में वृद्धि हुई। तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये विनिमय का अर्थ क्या होता है। तो विनिमय का अर्थ होता है मेरे रसगुल्लो कि वस्तु के बदले वस्तु, या मैं बोल सकता हूं कि सेवा के बदले सेवा लेना या देना ही क्या कहलाता है? विनिमय कहलाता है। जैसे बोलने का मतलब है कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, आप कपड़ा बेचते हो, तो मैं आपके पास गया तो आपने मेरे से पैसा लिया, बदले में आपको मुझे कपड़ा दे दिया। या मैं YouTube में पढ़ाता हूं, मुझे शिक्षा देनी है और आप क्या करते हो? वीडियो वॉच करते हो। तो कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन है। तो जब अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय की गति तेज हुई, आर्थिक स्थिति के बदलाव के कारण, राजनीतिक स्थिति के बदलाव के कारण, सामाजिक सांस्कृतिक और तकनीकी बदलाव के कारण, तो इस बदलाव के कारण कुछ जो प्रभाव है, कुछ ऐसे प्रभाव हैं जिन प्रभावों के कारण क्या हुआ कि ये वस्तु विनिमय जो है वो तेज हुआ।
तो मेनली तो इन कारणों के कारण बदलाव जो तेज हुआ, लेकिन अगर बात करें कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय की गति अगर तेज हुई इन बदलावों के कारण हुई, लेकिन इन बदलावों में से क्या ऐसे 3 प्रभाव हैं? कभी क्वेश्चन आपके पास आएगा मेरे स्कूलों कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय गति जब इसके कारण विदेशों के साथ संबंध हमारा अच्छा हो गया तो इससे आर्थिक विनिमय की गति तेज हो गई। तो तेज होने के कितने प्रवाह हैं? ये आर्थिक विनिमय गति तेज होने के कितने प्रवाह है? तो आप क्या बोलोगे? टोटली 3 प्रवाह है, तीन प्रवाहों के होते हैं जिससे अंतरराष्ट्रीय गति क्या हो जाती है? तेज होती है। तो अगर हम लोग पहला अगर प्रभाव का बात करें तो पहला जो प्रभाव है वो क्या है? व्यापार का प्रभाव। क्या है? पहला व्यापार का प्रभाव। तो इस समय क्या होता है कि जितने भी मुख्य वस्तुएं होते हैं उनको क्या करते हैं हम लोग, है ना। तो पहला जो प्रभाव होता है वो मुख्य वस्तुओं तक सीमित होता है। यानी कि मान लो कि हमारे देश में मुख्य क्या होते हैं? जितने तरह के मसाले होते हैं हम लोग, ये हमारा क्या है? एक तरह का मैं बोल सकता हूं कि हमारे मुख्य फसलें हैं। जैसे हम लोग गेहूं का उत्पादन करते हैं, कपास का उत्पादन करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो बाकी जो देश है हमारे से किस चीज के लिए सीमित है? तो हमारी जो मुख्य वस्तु है उस तक सीमित है। तो पहला प्रभाव क्या है? व्यापार का। दूसरा प्रभाव का बात करें तो श्रम का प्रभाव। आर्थिक स्थिति तेज होने का 3 कारण है। पहला कारण क्या है? व्यापार का। दूसरा कारण है श्रम का। तो श्रम में क्या होता है कि लोग क्या करते हैं? एक दूसरे से काम के लिए या रोजगार की तलाश से क्या करते हैं? एक जगह से दूसरे जगह क्या करते जाते हैं। अब इससे भी क्या होता है? कहीं ना कहीं यह विनिमय तेज हुआ कि मैं आपका क्षेत्र गया काम करने के लिए, मैंने वहां पे काम करा, आपने मुझे पैसा दे दिया, तो कहीं ना कहीं फिर वो पैसा मैं अपने फैमिली को भिजवा दूंगा। तो इससे कहीं ना कहीं ये जो आर्थिक विनिमय है पैसा कमाने का वो क्या हो गया? तेज हो गया। तो पहला क्या था? पहला व्यापार का, दूसरा क्या था? श्रम का, और तीसरा क्या था? पूंजी का प्रभाव। क्या? किसका? पूंजी का प्रभाव। किसका? पूंजी का जो था प्रभाव था। क्या था? पूंजी का जो प्रभाव था। तो अब हम लोग बात करते हैं पूंजी के बारे में। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? अल्प समय के लिए या दीर्घ समय के लिए क्या करते हैं कि दूर दराज इलाकों के साथ क्या करते हैं? विनिमय करते हैं। और इस निवेश के चलते मैंने क्या बोला कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत कम समय के लिए या बहुत लंबे समय के लिए क्या करते हैं? दूर दराज इलाकों में निवेश करते हैं। और कहीं ना कहीं इस निवेश के कारण ये जो आर्थिक विनिमय की जो गति होती है वो तेज हो जाती है। तो यहां पे गौर से सुनिएगा, मेरे स्कूलों में क्या बोलना चाहता था कि अगर वस्तु विनिमय के कारण या वस्तुओं के कारण आर्थिक स्थिति तेज हुई है या आर्थिक स्थिति हमारी स्टेबलिश हुई है, हमें ज्यादा इनकम हुआ है, तो अगर हमें 19वीं शताब्दी में ज्यादा इनकम हो रहा है तो इसके 3 प्रभाव हैं। इनके 3 प्रभाव हैं। पहला प्रभाव क्या है? व्यापार का, दूसरा क्या है? श्रम का, और तीसरा क्या है? पूंजी का। तो पहला अगर मैं व्यापार का बात करूं तो इसमें क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र का जो मुख्य वस्तु है उससे कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हुई है, क्योंकि हर क्षेत्र में अपनी एक मुख्य फसल होती है, अपनी एक मुख्य आर्थिक स्थिति होती है। जैसे हम लोग अगर बात करें इधर अरब साइड में, तो पता है कि अरब जो होता है तेल वाला देश होता है, वहां से तेल उत्पादन होता है और हमें बेचा जाता है। जैसे हम लोग भारत का बात करते हैं, हम लोग मसाले बनाते हैं और मसाले बेचते हैं। जैसे मैं बंगाल का बात करूं तो उधर जूट या सन का उत्पादन होता है, वो बेचता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज के कारण क्या होता है कि वो क्षेत्र फेमस है और उस मुख्य उत्पादन के कारण उस क्षेत्र में क्या होता है कि वस्तुओं का, मैं बोल सकता हूं कि वस्तुओं के जरिए आर्थिक स्थिति ठीक होती है। जैसे बोलने का मतलब है कि मान लो कि आपके क्षेत्र में कोई ए नाम का वस्तु है जो केवल आप ही के क्षेत्र में उत्पादन होता है और ये आपके क्षेत्र का मुख्य फसल है। तो अगर किसी को ए नाम का अगर वो वस्तु खरीदना होगा तो जाहिर सी बात है कि आप ही का क्षेत्र जाएगा। तो इसीलिए उस मुख्य वस्तु के कारण क्या होता है कि व्यापार का प्रभाव के कारण आर्थिक विनिमय की गति तेज हुई है। अब दूसरा क्या था? श्रम के कारण। अब हम लोगों ने देखा कि बहुत से लोग क्या थे, शहरों में बेहिसाब भीड़ था और लोग गरीब हो गए थे और इसी के चलते लोग यूरोप से अमेरिका की ओर कूदने लगे। क्योंकि आज भी देखते हो कि आपके गांव का आधा से ज्यादा जो लोग होता है वो क्या होता है? शहर में जाके काम करते हैं। तो अगर वो शहर में जाके काम कर रहा है, अपना श्रम दे रहा है, तो उससे उसको पैसा मिलता है। तो दूसरा क्या था? श्रम प्रभाव। और तीसरा क्या था? पूंजी प्रभाव। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जैसे मैं क्या करूंगा कि मेरे पास जब बहुत सारे पैसे हो जाएंगे तो मैं दूसरे देश में जाके मैं क्या करूंगा? अपने एक यूट्यूब चैनल नया खोल दूंगा, मैं वहां से पढ़ाना शुरू कर दूंगा।
तो कहीं ना कहीं मैं वहां पे भी निवेश किया, और वहां पे जब मैं निवेश किया तो जब बच्चे वहां आके पढ़ने लगे मेरे ऑफलाइन क्लासेस में, तो वहां से मेरे को पैसा बनना शुरू हो गया। तो ये 3 कारण के कारण जो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय की गति तेज हुई है। तो कभी मेरे रसगुल्लो क्वेश्चन आएगा कि बताइए कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय की गति तेज होने के कितने प्रभाव हैं, तो आप क्या बोलोगे कि 3 प्रभाव होते हैं। पहला बोलोगे व्यापार, दूसरा क्या बोलोगे श्रम, और तीसरा क्या बोलोगे पूंजी। तो पूछेगा व्यापार में कैसे, तो मुख्य वस्तुओं के लिए। अगर पूछेगा दूसरा श्रम में कैसे, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह रोजगार खोजने के लिए जाते हैं, इसके लिए। और पूछेगा तीसरा प्रभाव जो है पूंजी, तो क्या बोलोगे बहुत से लोग कम समय के लिए या बहुत से ज्यादा समय के लिए क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उससे कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक स्थिति क्या होती है, ठीक होती है। बात क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा मेरे रसगुल्लो, उस पे हम लोग बात करेंगे जो तीनों प्रभाव है, इसके साथ किस तरह से हम लोग अपना कार्य करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे और इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो चूंकि ये टॉपिक जो था मैंने बहुत प्रॉब्लम से लिया है, पहला तो लाइन का इशू है, ये इस वीडियो को लेने के लिए मुझे बहुत तरह का दिक्कत होती है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में लाइन की स्थिति ठीक नहीं है, फिर भी मैं आपके साथ लगा हुआ हूं, क्योंकि बोला गया है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आपको पता है कि मैं जितना कोशिश करूंगा ना, जितना मैं टाइम दूंगा इन चीजों पे, ये मुझे उतना देंगे, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा चीज है ना, मैं बोल सकता हूं एक उस तरह का आग है जिसमें आप जितना घी डालोगे वो उतना ज्यादा क्या होगा, हाई होता जाएगा। तो कभी आप ये मत समझना कि ये टॉपिक बेकार है या इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होता है। कभी भी कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बोला गया है ना कि अगर आपको किसी दूसरे से बेहतर बनना होगा, अगर किसी दूसरे से आपको बेहतर होना है, तो आपकी नॉलेज जो है उससे ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि बोला गया कि आपकी अर्निंग कितनी होगी ये डिपेंड करता है आपकी लर्निंग पे। आपकी लर्निंग जितना होगी आपकी अर्निंग भी क्या होगी मेरे रसगुल्लो, उतना ज्यादा होगी। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है, लाइक करना है। और जाते जाते एक बात मैं हमेशा बोलता हूं कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप से जलना पड़ता है। कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप से जलना होता है। और शोहरत के शिखर पे चढ़ने के लिए एक दिन घुटनों के बल चलना होता है। जो संघर्ष से कभी परिचित नहीं हुआ, जो संघर्ष से कभी परिचित नहीं हुआ, याद रखना मेरे रसगुल्लो, वो कभी इतिहास में चर्चित नहीं हुआ। तो अगर आपको इतिहास में चर्चित होना है, आपको आकर इतिहास में नाम करना है कि गांव वाले, आपके शहर वाले, आपके इलाकों के वाले आपको याद करें, तो कुछ मत करो मेरे रसगुल्लो, मैं जैसा बता रहा हूं, जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं, पूरी कंटेंट देख लो। मैं 100% दवा देता हूं कि एसएसटी में आपके जैसा नंबर किसी का नहीं आएगा। और एक बात कि मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरी बस की बात नहीं, कि मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरी बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखें में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो हमें क्या करना है, अपनी मंजिल का यानी कि आपके बोर्ड के एग्जाम का क्या दिखाना है, औकात दिखाना है। क्योंकि हम मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।